हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ एक बार अपने सारे दोस्तों को बुला लो। गुड आफ्टरनून। आरवी लाइव ऑडियो वीडियो चेक दे दो। चलो आ जाओ। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके अपने एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जैसा आप लोग देख सकते हो कि हम जो करने वाले हैं साइंस 2। अब बहुत से लोग यहाँ पे होंगे, सर साइंस 2 आप कहाँ से आ गए साइंस 2 पढ़ाने के लिए। सो जब आपकी ज़रूरत हो तो हम तो है हर वक्त रेडी। ठीक है, आपको नीड है, हम खड़े हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, हाय 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 हेलो हाय हेलो। ठीक है, एक बार अपने सारे दोस्तों को बुला लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन हो गया था मेरे लाइव लेक्चर्स नहीं हुए थे और फाइनली आज काफ़ी दिनों बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। सो काफ़ी दिनों का गैप के बाद, बिकॉज बीच में मेरे सब्जेक्ट्स नहीं थे और आपके पास प्रशांत सर और नीरज सर थे जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे थे, सारी चीज़ें समझा रहे थे पेपर से रिलेटेड। ज्योग्राफी पर सॉल्व नहीं कराओगे क्या सर? अरे रमेश, ज्योग्राफी दिखता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। एक्चुअली क्या है ना कि अभी 10th वालों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाला है, तो इसके लिए थोड़ी देर में दिखता हूँ तो सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। सो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि चलो आ जाओ। सो अपन स्टार्ट करेंगे साइंस 2 से। जैसे आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो में देखा होगा कि प्रेजेंट ओके। ठीक है, अपने दोस्तों को भी एक बार सबको बुला लेना, देन अपन डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले एक बार जाके उसको देख लेना ताकि आपको समझ में आए कि अपन कैसे चलने वाले हैं और कैसे कैसे सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे अब जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सारी चीजें, और चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो, मेरा सिर्फ 2 मार्क्स का एमसीक्यू रॉन्ग है, बाकी पूरा लिखा है। ओके, अच्छी बात है रमेश। ठीक है, सो अपन चैप्टर नंबर 10 से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। बात यह है ना कि सर चैप्टर नंबर 10 तो पूरा लर्निंग है, तो इसमें आप पढ़ाने क्या वाले हो? सो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले आपको समझ में आनी जरूरी है, और उसी के साथ साथ सब कुछ कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगा पता है? मैं यहाँ पे इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले क्या डिस्कस होंगी, आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी मैं उसको मार्क करवा रहा हूं यहां पे, और आपको वो चीजों को तो छोड़ना ही नहीं है कुछ भी करके। ठीक है, अब देखो, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी टिक करके ले लो, जितने भी लोग लाइव आ गए हैं सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में टिक करो। देखो, सबसे पहले ना आपको ये 3 क्वेश्चंस करके लेना है। ठीक है, अब सर ये 3 क्वेश्चन कहां आएंगे? तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना, आपको जो 1 सेंटेंस आते हैं ना स्टार्टिंग में, वो 1 सेंटेंस में यहां पे ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज डिजास्टर, विच डिजास्टर हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन योर एरिया, ठीक है, और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट डिजास्टर ऑन लोकल एंड सराउंडिंग कंडीशन। तो ये 3 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको होता है ना 3 मार्क के लिए एनी 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो वो 3 मार्क के लिए जो एनी 5 होता है ना, वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए ये क्वेश्चन मार्क करके रख लो। ठीक है, ये चीज मेरे को दिख रहा है कि काफी कम लोग हैं लाइव में इस समय पे। अभी तो 50-60 लोग आ गए थे डिस्कशन में, तो अभी यहाँ क्यों नहीं है? सबको बुलाओ जरा फटाफट एक बार। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब वो 3 के बाद आपको दूसरी चीज क्या बहुत अच्छे से करनी है, ये चार्ट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ये टाइप्स ऑफ डिजास्टर का ये चार्ट ना आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से। देखो, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, कितने टाइप ऑफ डिजास्टर रहते हैं? जियोफिजिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर। जियोफिजिकल डिजास्टर में भी 2 तरह के होते हैं, एक जियोलॉजिकल और एक एटमॉस्फेरिक। जियोलॉजिकल मतलब जो अर्थ की वजह से होता है, और एक एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर, जो हम लोग ने एनवायरमेंट खराब किया उसकी वजह से। बायोलॉजिकल में अभी प्लांट्स और एनिमल से 2 टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे होता है मैनमेड में भी 2 होते हैं, नोन, अननोन एंड इंटरनेशनल। तो ये डिजास्टर का ये चार्ट है। ये चार्ट आपको जो है टाइप्स ऑफ डिजास्टर का आपको छोड़ना नहीं है जरा भी, और बहुत ही अच्छी तरह से ये चार्ट जो है आपको करके लेना है। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो एक बार। ओके, तो 2 चीजें मैंने बताई। सबसे पहले आपको ये, अभी देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या चीज है मैं पहले उसको मार्क करवा दे रहा हूं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है जरा भी, कुछ भी कर दो। फिर ये टाइप ऑफ डिजास्टर का ये चार्ट आपको करके लेना है, ये नहीं छोड़ना है। अगेन आता है यहाँ पे, व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, what are the effects of dry famine,
व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो ये अगेन ये एक क्वेश्चन है, ये 2 मार्क में आ सकता है आपको, और ये तीनों क्वेश्चन आपको अगेन 3 मार्क के लिए 1 ऐसा आ सकती है। ठीक है, तो ये कैन यू रिकॉल, ये भी चीज नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स साइंस 1 में ऐसे ही बीच बीच में से क्वेश्चन आए थे, वहां पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम साइंस 2 कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये चीज को आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पे, चारों क्वेश्चन। देन आते हैं सर उसके बाद क्या, तो ये एक चार्ट, ये डिट्टो चार्ट आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिट्टो सेम टू सेम चार्ट, ऐसा यहाँ पे ऐसे लिखे रहेंगे और 2 पॉइंट्स ऐसा खाली दे देंगे, वहां पे आपको लिखना रहेगा। तो ये 2 मार्क्स के लिए ये चार्ट आ सकता है, ये चार्ट भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीजें मेरे साथ टिक करके ले लो अपने टेक्स्ट बुक में कि ये चीजें तो हमको छोड़ के जानी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपको 3 मार्क में भी आ सकता है, ये आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये एक और चार्ट है जो आपको नहीं छोड़ना है। देखो चैप्टर नंबर 10 में सबसे ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो बीच बीच में आ सकती है और उसमें ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये एक और चार्ट हो गया। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, एटलीस्ट आपको इसके 4-4 पॉइंट करके लेने हैं। ठीक है, तो 4-4 पॉइंट करके लोगे। क्यों ये करके लेना है, बिकॉज ये अगेन आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। किस चीज में, आपको जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, एनी 5 अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते क्या, कभी कभार होते हैं, एकदम एग्जैक्ट मतलब पिछले साल का नहीं हो जाता है, बट कभी कभार होते हैं। तो हम लोग तो PYQ ऐसे भी सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमको एक लेवल पता चलने के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर होते हैं, बट वो मैं बताऊंगा कि कौन से प्रीवियस ईयर में भी कौन से ईयर का सॉल्व करना है, जो मैं बताऊंगा वही करना। ठीक है, तो ये एक आ सकता है यहाँ पे, तो ये भी आपको करके लेना है। उसके बाद बात आती है ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये ऑलवेज रिमेंबर आप ये एक बार रीड करना। उसके बाद ये एक चार्ट है, एक बार जरा देख के लेना। उसके बाद आती है ये 2 चीजें, ये एक और ये एक, ये आपको आ सकता है। आपको बोल दिया जाएगा कि एक्सप्लेन ऑल द सिचुएशन, A, B, C, D, E, F, ये 5 सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर देने बोल देंगे और 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस चैप्टर में से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया ना, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता है और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो वो लोग बोल देंगे, देखो ये सेम देंगे कि फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ डिजास्टर, विच प्रिकॉशंस वुड यू टेक ड्यूरिंग दोज डिजास्टर। ये सेम क्वेश्चन जो है आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये भी करके लेना है और ये भी करके लेना है। ओके, अब उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। अगेन ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है। ये भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। देखो 1, 2, 3, 4, मैं अगर रहूंगा तो 2 मार्क के लिए मैं ये फ्लो चार्ट दे दूंगा और बोल दूंगा 4 पॉइंट है, चारों लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, what are the materials we keep in our first aid box? What are the materials we keep on your first aid box? ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है आपको और ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क में 1 सेंटेंस में आ जाएगा, ये 2 मार्क में भी आ सकता है। कौन से टॉपिक ओमिट थे बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। एक्चुअली साइंस में एक इंडिविजुअल टॉपिक ओमिट था, तो उसका बता के कुछ यूज नहीं है। चैप्टर कोई ओमिट नहीं था, ऐसा चैप्टर के अंदर ये टॉपिक, चैप्टर के अंदर ये टॉपिक, तो वो था, तो उसको कुछ ये नहीं है, फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से, इसमें से एटलीस्ट आप कोशिश करना 10 पॉइंट लर्न कर लेना। ये जो है ना, इसमें से 10 पॉइंट आपको लर्न करना है, ताकि कौन कौन से नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल भी अपने को याद करना है। ठीक है, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। और ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों पता है, यहां से आपके एमसीक्यू बनेंगे, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव्स, मतलब यहां से मान के चलो 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स 2 मार्क का इस चार्ट में से। क्यों पता है, क्योंकि यहां पे देखो पुलिस का नंबर यहां पे दिया हुआ है, फायर फाइटिंग फोर्स का नंबर दिया हुआ है, डिजास्टर कंट्रोल का नंबर दिया हुआ है, एम्बुलेंस का नंबर, ट्रैफिक रूल्स में कौन सी जगह पे क्या होता है, डू नॉट टच, ये सारी चीजें, तो ये चीजें आपको पूछ सकते हो वो लोग। ठीक है, तो इसके भी ऊपर अपने को ध्यान देना है। ओके, ठीक है, तो ऐसे अपना चैप्टर खत्म होगा। अब लोग सर क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं, ये मैंने अभी तक क्या आपको टिक करवाया कि इस चैप्टर में से ये चीजें आप एक्सरसाइज तो लर्न करोगे। मैं जैसे ही बोलूंगा ना कि साइंस 1 लर्न करने वाली चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये एक्सरसाइज लर्न करने बैठ जाओगे। लेकिन एक्सरसाइज लर्न करने के साथ साथ कुछ चीजें इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैंने आपको टिक करवा दी। देखो एक और बार बताता हूं, ये करना है, उसके बाद ये चार्ट करना है, दूसरा, तीसरा ये 4 क्वेश्चन है ये करना है, उसके बाद ये वाला चार्ट आपको करना है, ये चौथी चीज है,
फिर पांचवी चीज क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ये छठवीं चीज। उसके बाद ये दो चीज, सातवीं चीज आपको इसमें आ सकती है घुमा फिरा के, यहां पे आपको पूछ लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है, एक्सप्लेन करो ABCDEF, और यहां पे आपको ये टाइप ऑफ डिजास्टर बोल देंगे बताने को। उसके बाद ये करना है आठवीं चीज, कंप्लीट द चार्ट, 2 मार्क के लिए आ सकता है। देन ये फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज होती है, ये 9वीं चीज है, ये करना है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल, ये 10वीं चीज। और उसके बाद 11वां पॉइंट जो है ये है ऑलवेज रिमेंबर। तो इस तरह से इस चैप्टर के 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 11 की 11 चीजों को आपको जरा भी जो है लीव नहीं करना है, ठीक है। तो ये 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू, सब बोलते हैं ना सर इंपॉर्टेंट बताओ, इंपॉर्टेंट बताओ। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो चैप्टर के बीच बीच में से आती है ना, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो वो सारी चीजों को सॉल्व भी करेंगे यहाँ पे। अब मैं आता हूँ आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अब आपको सब कुछ पता चल गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सुहानी जितनी चीजें मैंने 11 चीजें टिक करवाई ना, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब अगर मैं बीच में से बोलूंगा ना कि सर बताओ कि बीच में से क्या पढ़ के जाए, तो बीच में से ये पढ़ के जाओ इस चैप्टर में से। आप बोले कि सर हर चैप्टर में क्या इतना सारा होगा, नहीं, हर चैप्टर में इतना सारा नहीं होगा। चैप्टर नंबर 9 और 10th में बहुत ज्यादा बीच बीच में से चीजें ही आती है। आपको एक्सरसाइज में से बहुत कम आएगा, आ भी सकता है, बट बीच बीच में से बहुत सी चीजें होती है, और इसलिए मैंने 10 को बहुत अच्छी तरह से जो है बता दिया आपको कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, ठीक है। चलो अब आते हैं डायरेक्ट अपने चैप्टर के ऊपर। सो मैं ट्राई करूंगा जहां रीडिंग करना है मेरे को वहां रीडिंग करूंगा, ताकि अगर आप नहीं भी रीड करके जाते हो चैप्टर तो मेरे साथ ही यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ट्राई करो कि बाद में रिकॉर्डेड ना देखो, यही मेरे साथ ही रह के जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, बिकॉज जितना जल्दी मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे ना उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं रीडिंग करवाऊंगा यहीं पे। देखो मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं, मेरे को रीडिंग का बहुत ज्यादा आदत है, तो जो इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे चैप्टर्स पहले उठाए ना जिसमें रीडिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चैप्टर्स रीड करके जाओगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैंने ऐसे चैप्टर्स पहले उठाए। चलो आ जाओ। तो वेरियस डेंजरस इवेंट्स ऑकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग डेंजरस इवेंट्स होते रहते हैं, उन्हीं इवेंट्स को क्या कहा जाता है, डिजास्टर। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, व्हाट इज डिजास्टर, ये है आपका आंसर। वेरियस डेंजरस इवेंट्स ऑकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट, दोज आर कॉल्ड डिजास्टर्स, ठीक है। सम ऑफ द मेन नेचुरल डिजास्टर्स आर, ये इसी में लिख सकते हो आप लोग आगे कंटिन्यू करके, कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे कि फ्लड हो गया, वेट एंड ड्राई फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, हाँ जी सर आप जैसे कहे, यस। तो फेमाइन का मतलब होता है कि सूखा पड़ जाना, ड्राई मतलब बोलते हैं ना अकाल पड़ जाना, साइक्लोन तूफान आना, अर्थक्वेक आना, वोल्केनोज एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स है। आपको ऐसा एक चार्ट भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो वहां पे आप कुछ लोग ऐसा भी आंसर लेके आ सकते हो। 2 मार्क का अगर आंसर आया ना कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो आप वो चार्ट मैंने जो नीचे मार्क कराया आप वो भी लिख के आ सकते हो। अगर आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर, फर्स्ट मैनमेड डिजास्टर, सेकंड नेचुरल डिजास्टर। द फॉलोइंग आर द सम मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, दोज आर फ्लड, वेट एंड ड्राई, फेमाइन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनोस एक्सेट्रा। और ऐसे ही मैनमेड में भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यही बोलूंगा कि वो चार्ट्स बहुत अच्छी तरह से करके लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स है। दिस आर ऑल ऑफ अ सडन ट्रबल्स ऑफ द टू द मैनकाइंड, ये सब क्या है, ये सारे सडन ट्रबल्स है। सडन ट्रबल्स मतलब अचानक से होने वाली ये सारे इवेंट्स है, और इसकी वजह से इंसानों को बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कतें होती है। सच इवेंट कॉज सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड देयरबाय कॉजेस डैमेज टू इट, और ये इवेंट्स क्या करती है, ये इवेंट जो है एनवायरमेंट में सडन चेंजेस लाती है, और एनवायरमेंट में अगर कोई भी चीज एकदम अचानक से हो तो उससे एनवायरमेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। ओके, एमसीक्यू में सर सबसे ज्यादा को ये सब इंपॉर्टेंट लेसन है सर, तो आई एम स्कोर इन एग्जाम ऑल टाइम 20+ इंपॉर्टेंट बताइए सर प्लीज। क्या बोलते हैं, एमसीक्यू मिस्ट्री काम करो, कंटिन्यूसली बने रहो। देखो चैनल के मेरे साथ बने रहोगे ना, मेरे साथ मेरा सर के साथ, तो हम लोग कैसे है, हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट्स है ना, देखो मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम के होने के बाद भी आज यहाँ पे खड़े होकर साइंस 2 पढ़ा रहा हूँ। क्यों पता है, क्योंकि हम लोग ने ना अपना 10th बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल में बिताया है। आप आज जो 80-80 मार्क के पेपर लिख के आ रहे हो ना, हम लोग 100-100 मार्क के पेपर लिखे हैं हम लोगों ने, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ये चीजें। इसी वजह से हमको इतना नॉलेज है ना कि हम लोग बहुत आसानी से ये चीजें पढ़ा सकते हैं, खास करके 10th को। इसलिए आप बने रहोगे ना तो क्या होता है कि हम जो बोल देते कई बार होता है कि वही चीजें आ जाती है, और प्लस हम आपके हिसाब से पढ़ाते हैं कि आपको कैसे समझ में आए। हम अपने हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, मेरे को ऐसे पढ़ाने आता है, मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता हूं कि मेरे को ऐसा पढ़ाने आता है, मैं ये सोच के पढ़ाता हूं ना कि आपको क्या समझ में आता है, कैसे आपको समझ में आएगा वो, ठीक है। सर आज के पेपर में नहीं, हाँ ठीक है, वो सिल्वर, व्हाइट रहेगा, व्हाइट आंसर है, सिल्वर रॉन्ग है।
Such events occur sudden changes in the environment and thereby causes damage to it. Yes, environment is also damaged due to the use of natural resources for our development. देखो environment एक और तरह से डैमेज होता है अगर हम natural resources का बहुत ज्यादा यूज करें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो भी हमारा environment बहुत ज्यादा डैमेज होता है. This is the sudden changes unexpected to human. तो ये sudden changes है, unexpected होता है ह्यूमन के लिए. हाँ, स्वयं चलेगा का, ये स्वयं चलेगा. तो इस तरह से द सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉसेस ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी. और इन्हीं सडन डिजास्टर्स की वजह से जो इंसानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यानी हम भी बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बोलूँ तो जो बोलते हैं ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, जो हमारे भरे हुए टैक्सेस के द्वारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. हेंस प्रिकॉशंस आर नॉट पॉसिबल. और जब ये सडन इवेंट्स होते हैं, यानी बहुत से ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स है, तो नेचुरल डिजास्टर्स जब होते हैं तो उन के टाइम पे हम क्या ही प्रिकॉशंस ले पाएंगे. तो प्रिकॉशंस जो है लेना पॉसिबल नहीं. प्रिकॉशंस मतलब पहले से तैयारी करके रखना. तो पहले से तैयारी करके रखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है. कब? जब ऐसे मतलब ये ऐसे जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, जो सडन चेंजेस लाते हैं एनवायरनमेंट में, इस समय पे प्रिकॉशंस ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है. तो और इसका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहता है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्टेड रहती है चीज़ें. द लाइफ इन द एरिया ऑफ द डिजास्टर डिस्टर्ब्स टोटली. ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक का जो मात्रा था बहुत ज़्यादा तेज़ से अगर अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएंगी, बहुत से नुकसान होंगे, और वो एरिया पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. चलो, तो रीजन बिहाइंड द ईच डिजास्टर आर ऑल्सो डिफरेंट. ऑब्वियसली बात है, हर डिजास्टर के पीछे उसके रीजन जो है डिफरेंट होते हैं, और वो डिजास्टर्स अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं. ठीक है. तो ये तरह से जो है आपका पूरा ये डिजास्टर के बारे में था. तो बेसिकली ये आपको डिजास्टर के ऊपर थोड़ा सा बताया. अब देखो, विच आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर. अब आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या लिखोगे. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक आंसर बताया था, जो मैंने वो आंसर बताया ना, वही इसका आंसर है कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर. द फर्स्ट वन इज नेचुरल डिजास्टर एंड द सेकंड वन इज मैन मेड डिजास्टर. और फिर नेचुरल डिजास्टर का आप 4-5 एग्जांपल लिख देना, और मैन मेड डिजास्टर का 4-5 एग्जांपल लिख देना. थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था उसका जो है ये आंसर है. ठीक है. तो ये अगेन कैन यू टेल, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है. ओके, चलो आ जाओ. तो हमने पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ डिजास्टर पढ़े हैं, और उसके प्रिकॉशंस कैसे लेते हैं ये भी पढ़ा है. आप बोलोगे सर पहले कब पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड में नहीं, 9th में नहीं, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. 8th स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर नंबर 18, हाँ चैप्टर नंबर 18, 17, 18, 19, इन 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर में आपको डिजास्टर के ऊपर ही पढ़ाया गया था. ठीक है. वी कैन क्लासिफाई द डिजास्टर इन वेज टू, लाइक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर, एग्जांपल साइक्लोन इन ओडिशा, कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक ऑफ गुजरात, लातूर, फ्रीक्वेंटली बजिंग साइक्लोन्स इन कोस्टल आंध्र प्रदेश. देखो हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिजास्टर के, जैसे कि अर्थक्वेक्स जो आए थे, कहाँ पे अर्थक्वेक आए थे? साइक्लोन्स ओडिशा में जो आए हैं, अर्थक्वेक्स जो है गुजरात और लातूर में आया है, और फ्रीक्वेंटली जो है बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते रहते हैं जो कोस्टल एरिया से, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है. बिकॉज जो आप लोगों ने जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रिट्रीटिंग मानसून विंड्स, और विंड जो है इंडियन ओशन से किस तरह से इंडिया की तरफ आते हैं. तो इंडिया की तरफ जब वो विंड्स आते हैं तो कई बार क्या होता है कि विंड्स का जो स्पीड होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो विंड्स, हवा तो आती है अपने साथ साथ साइक्लोन भी लेके आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है डिजास्टर्स इवेंट हो जाती है. क्योंकि अगर साइक्लोन्स आते, तूफान आता है, एक साथ बवंडर आएगा, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहा के लेके जाता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें जो है हो जाती है. ठीक है. डिजास्टर मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन whose effect are either severe or either increase with times. Example famine, various problems of crops, strike of workers. हाँ देखो, strikes of worker ये भी एक टाइप का डिजास्टर है. आप बोले कि सर ये स्ट्राइक ऑफ वर्कर कैसे एक टाइप का डिजास्टर है? तो स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर भी जो है ना, स्ट्राइक ऑफ वर्कर कैसा एक मैनमेड डिजास्टर है. अब मैनमेड डिजास्टर आप बोलोगे तो कैसे? सर देखो ये मैनमेड डिजास्टर इस तरह से ना, क्योंकि जब हम स्ट्राइक करता तो इसके वजह से भी कुछ नुकसान होता है, बट वो वर्कर ने जो स्ट्राइक किया वो किस वजह से स्ट्राइक किया? वो वर्कर्स ने खुद अपने कुछ कारणों की वजह से किया है. तो ये चीज़ें भी आपकी जो है डिजास्टर के अंदर आ जाती है. लेवल ऑफ ओशन, तो इस तरह से काफ़ी जो है चीज़ें हैं जो डिजास्टर के अंदर कवर होती है. ओके. और डिजास्टर का काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक भी जो है आपको इम्पैक्ट होता है, और कई बार जो है काफ़ी कम समय के लिए भी इम्पैक्ट होता है. तो अगर कम समय के लिए इम्पैक्ट है तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज कम समय में आप उस चीज़ से उभर जाओगे. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है तो वो चीज़ समय के साथ साथ और ज़्यादा जो है बढ़ती जाएगी. ओके. चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. यहाँ पे लेट डिस्कस बोला गया है, तो लेट डिस्कस तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूंगा उतना ध्यान देने के लिए, बट आ जाओ फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या बोला है. देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पानी का लेवल बहुत
ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश की वजह से यहाँ पे मेरे ख्याल से नाले भर गए रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे ट्रेन्स का टक्कर हो गया है, उसके बाद यहाँ पे ये अर्थक्वेक की वजह से हो गया है। तो ये कुछ डिजास्टर है जो लोकमत लाइब्रेरी औरंगाबाद यहाँ से निकाला गया है इसके इमेजेस, ठीक है। हाउ कैन डिजास्टर बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैटेगरी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका ये देखो ये आंसर है। तो मैंने आपको ये पहले भी बोला, ये चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से देख के लेना है, बहुत अच्छी तरह से करके लेना है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ डिजास्टर है। सबसे पहला क्या है, जियोफिजिकल डिजास्टर, ठीक है। जियोफिजिकल डिजास्टर के भी यहाँ पे 2 टाइप्स है। पहला टाइप क्या है, जियोलॉजिकल डिजास्टर। इसका एग्जांपल है अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, लैंडफॉल, इरोजन, अल्कनाइजेशन, फ्लडिंग एक्सेट्रा। अब बोलोगे सर ये सब लिखना है क्या, इनमें से कोई 3 एग्जांपल भी आपने लिखा ना तो भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एग्जांपल भी लिखा तो भी आपका जो है अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो जियोफिजिकल डिजास्टर के 2 टाइप्स है, पहला है जियोलॉजिकल, दूसरा है एटमॉस्फेरिक। जियोलॉजिकल में आपको यहाँ पे अर्थक्वेक, वॉल्केनो और सुनामी, ये 3 चीजें भी लिखा, ओके है, अच्छी बात है। दूसरी बात आती है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मतलब ऐसी चीजें जो हमारा एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से हुआ है, जैसे कि अगर हम पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो चीजें होती है। चलो आ जाओ, सबसे पहला क्या है, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, साइक्लोन्स, हेल स्टॉर्म, ड्रॉट, फ्लड, मेटेओराइट, सनस्पॉट्स एक्सेट्रा। तो यहां पे इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, जियोफिजिकल आपने लिखा, इसके 2 पॉइंट निकाले, पहला पॉइंट आपने जियोलॉजिकल लिख दिया, दूसरा एटमॉस्फेरिक। अब यहां से 3 पॉइंट है, यहां पे आपने लिख दिया ऐसे लिख के, और यहां पे फिर 3 एग्जांपल जो है ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहां पे आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आ सकता है 3 मार्क के लिए डायरेक्टली, या फिर इसका इनकम्प्लीट चार्ट कर देंगे, वो इनकम्प्लीट चार्ट भी आपको कंप्लीट करने में आ सकता है। अब दूसरा आता है बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर में भी 2 टाइप्स है, एक बायोलॉजिकल डिजास्टर ऐसे जो प्लांट्स की वजह से होते हैं, दूसरा एनिमल्स की वजह से। प्लांट्स की वजह से होने वाले कौन कौन से है, देखो फॉरेस्ट फायर, फंगल डिजीज, स्प्रेडिंग, ब्लिस्टर, एग्जांपल दिया है, वीड, एक्वेटिक, कैरेट ग्रास, कॉमन ग्रास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टाइप ऑफ डिजास्टर जो प्लांट की वजह से होते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमल्स के ऊपर, इन्फेक्शियस, वायरस, बैक्टीरिया, कॉलेरा, मलेरिया, हाइपेटाइटिस, प्लेग, इंसेक्ट्स बाइट। यहाँ पे चाहो तो कोरोना भी लिख सकते हो आप, एनिमल्स वाले में कोरोना भी एक डाल सकते हो, क्योंकि वो भी एक ऐसा डिजास्टर है जो एनिमल्स की वजह से हुआ है, ठीक है। चलो अब आते हैं थर्ड टाइप, क्या है, मैनमेड। अब मैनमेड से भी 2 होता है, एक अननोन, एक इंटरनेशनल। जैसे कि मैनमेड, अननोन मतलब गलती से हो जाने वाले, जैसे पॉइजनस गैस कई बार छूट जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री से, तो वो लोग जानबूझ के नहीं करते, गलती से हो जाता है। देन एटॉमिक टेस्ट कई बार गड़बड़ हो जाता है तो उसमें चीज़ें दिक्कत हो जाती है। देन अनप्लान्ड एक्शन एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है इंटरनेशनल, जैसे कि वॉर हो गया, फायर बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब ज़बरदस्ती लोगों को एक जगह से बोल रहे हैं माइग्रेट करके दूसरी जगह जाने के लिए। फिर टेररिज्म हो गया, रेप हो गया, चाइल्ड लेबर हो गए, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली आ जाती है। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट है, ये चार्ट आप लोग एटलीस्ट एक बार बना के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये चांसेस है इस चार्ट के आने के। ये आएगा तो कम से कम 2 मार्क के लिए, और मैक्सिमम जो है ये 3 मार्क के लिए आएगा। तो 2 मार्क या 3 मार्क के लिए ये चार्ट आ सकता है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन अगेन यहाँ पे दिया हुआ है। ये चारों क्वेश्चन को ना आपको लिख के लेना है, लिख के लेना इन द सेंस आप किसी भी अपने नोट्स में देखोगे तो इन चारों के आंसर मिल जाएंगे। नई नोट्स में आ जाओ, देखो विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। आप खुद से भी लिख सकते हो कि फ्लड होने की वजह से क्या क्या हमको दिक्कतें हो सकती है, तो वो बताना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राई फेमेन, ड्राई फेमेन सूखा पड़ जाने से क्या दिक्कतें होती है वो बताना है। चंद्र भाई, यस। विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के होने की वजह से क्या क्या हो सकती है, और व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो ये 4 क्वेश्चन है। देखो जनरल क्वेश्चन है ये, बट यही जनरल क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आते हैं ना तो यही जनरल क्वेश्चन आप लिख नहीं पाते हो। तो ठीक है, इसके भी कैन यू रिकॉल में आपको ये चारों क्वेश्चन आपको ढूंढ के रखने हैं। ओके, आ जाओ। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स हो जाते हैं, यानी क्या दिक्कतें होती है। सो वी हैव अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन क्वेश्चन। यानी अगर आप ऊपर जो क्वेश्चन आपने देखा, जैसे अगर मैं बात करूं फ्लड आने की वजह से, अगर फ्लड आ रहा है तो लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों का खाने का नुकसान होता है, लोगों मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ होता है, और उसके साथ साथ जो है लॉस ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो फ्लड की वजह से होता है। सूखा पड़ जाने की वजह से अगेन एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, और अर्थक्वेक होने की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लोगों का डेथ हो जाता है। फॉरेस्ट फायर होने की वजह से अगर पूरे क्या बोलते हैं फॉरेस्ट में आग लग गई तो जानवर मर जाते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे करके बहुत सी चीज़ें होती है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये
सारी चीजें ये इनका इफेक्ट्स है। अब यहाँ पे यही बोला है कि आपको सीरियस इफेक्ट क्या होता है डिजास्टर के, ये समझ गए होंगे जब आपने ऊपर के वो क्वेश्चन जो है समझे होंगे। क्या क्या दिक्कतें होती है? कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिजेस, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस। जो कोस्टल विलेजेस मतलब जो समुद्र के आसपास में जो गांव है ना, वो गांव में बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है। शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी आ जाती है क्योंकि फ्लड आया तो सब कुछ उसमें बह जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है किस चीज के? फ्लड के। स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका फर्स्ट का आंसर देखो आपको यहां पे मिल गया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया यहां पे। तो कोशिश करो मेरे साथ जो है ना टेक्स्ट बुक लेके बैठो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मिल गया आपको। तो देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन के आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही है, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमको यही मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। दूसरा देखो, कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेस, डेवलपिंग क्रैक्स इन लैंड आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ गया। कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेस, डेवलपिंग क्रैक्स इन लैंड्स आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। हमको पूछा था ना क्या क्या अर्थक्वेक का इफेक्ट्स होता है। देखो सेकंड मिल गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक? तो डिजास्टर्स लाइक ये अर्थक्वेक का था। डिजास्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट्स आल्सो एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होता है? तो ये सारी चीजें, मतलब फॉरेस्ट फायर की वजह से और सूखा पड़ जाने की वजह से एनवायरनमेंट अपना बहुत ज्यादा जो है हद तक खराब हो जाता है। हाउएवर व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस डिजास्टर? मतलब ये एक्चुअल नेचर क्या है इन डिजास्टर का, यानी ये डिजास्टर किस तरह से हमको नुकसान पहुंचाती है, मेजरली ये क्या करती है। वेदर they are any changes in nature before the occurrence of disaster or for how long affect the disaster occurrence of the disaster। तो अगर इनका डिजास्टर होने से पहले क्या हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, और अगर ये डिजास्टर होने के बाद क्या तरह का चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट को होता है, यानी प्री डिजास्टर क्या होती है चीजें और डिजास्टर होने के बाद यानी पोस्ट डिजास्टर में क्या होती है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखो क्या बोला है कि हाउ इट नीड्स टू बी थिंक ओवर ऑल द एक्सपेक्ट्स। हमको अगर ध्यान रखना है तो हमें इन सारे एक्सपेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर। यानी हमें अगर चीजें समझेंगे कि कोई भी डिजास्टर अगर हो रहा है, जैसे कि कल अगर बात करोगे तो कल हमारा जो अभी हम लोग जहाँ रहते हैं उल्लासनगर जो एरिया है, यहाँ पे कल मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा जो है हीट था। मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होगा। और शाम को बहुत तेज़ तूफान आया था, बहुत ज़्यादा तूफान आया था। तो ये क्या था, मतलब एक तरह का तूफान भी तो बहुत उतना भी नहीं तेज हुआ था कि सब मर गए, लेकिन वही था कि था एक काफ़ी तूफान था। तो वो क्या हुआ कि तूफान आने से पहले हमको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि एक माहौल बनता है, तो उसी को कहा जाता है डिजास्टर होने से पहले कुछ चीज़ें चेंजेस होती है। कितनी देर चलेगा सेशन? कुछ ही देर चलेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना फास्ट हो सके उतना। देखो 1 2 3 4 ही पेज और बचा हुआ है, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर से कम टाइम में पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। ओके चलो यहाँ ध्यान दो। तो डिजास्टर जो है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं भी कोई भी डिजास्टर होता है तो किसी भी तरह का अगर डिजास्टर, किसी भी तरह का कोई दिक्कतें हो तो उससे हमारा सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होता है पता है? हमारी इकोनॉमी, हमारा देश की इकोनॉमी जो है इफेक्ट होती है। योशिता बताते सारी चीज़ हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी इकोनॉमी मतलब हमारे देश का कंडीशन, क्योंकि डिजास्टर अगर हो रहा है तो देश को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है और देश का इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और उसके साथ साथ डिजास्टर को मतलब बहुत ज़्यादा हमें नुकसान करता है और हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है ना वो पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन ये चीज़ें जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं जो है ना, बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है जो लोग जल्द से जल्द जो है क्या करते हैं, जैसे ही डिजास्टर हुआ या कोई भी दिक्कत हुई तो उन चीज़ों को जल्द से जल्द जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा और कम से कम टाइम में पूरी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाए। ओके ठीक है, चलो अब आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा वो क्या है, वो है आपका ये चार्ट। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बोला था और वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये चार्ट आपको देख के लेना है। आपके नोट्स में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में आपको बहुत ईजिली जो है आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं, देखो सिर्फ आप लोग ये 2 ही पॉइंट मत लर्न करके लेना, ये भी चीजों को एक बार जो है ना देख के लेना। देखो डिजास्टर की वजह से मेडिकली क्या नुकसान होता है, तो मेडिकल फील्ड में क्या नुकसान होता है, इंजरीज, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस, इंक्रीज इन एपिडेमिक्स, डेथ ऑफ विक्टिम्स। तो डिजास्टर की वजह से मेडिकली लोगों को ये नुकसान होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स को क्या होता है, वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज, ये दिक्कतें होती है। उसी तरह से एनवायरमेंट को भी कुछ दिक्कत होता है, उसी तरह से इकोनॉमी को भी कुछ दिक्कत होता है। अब हमको यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ दिया है, पॉलिटिकल क्या दिक्कत होती है और यहाँ पे सोशल क्या दिक्कत होती है, ये 2 पॉइंट हमको बताना है। ठीक है,
चलो, तो इसके आंसर आपको नोट्स में मिलेंगे, नोट्स में से आप एक बार देख के ले लो, छोड़ के मत जाना, ये आ सकता है 2 मार्क के लिए आएगा, तो चार्ट आ जाएगा, देखते हो। आ जाओ, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। देखो, अब नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर की बात करें ना, तो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्कोप ऑफ डिजास्टर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट मस्ट बी थॉट ओवर। देखो, अगर हम डिजास्टर की बात करते हैं ना कि डिजास्टर कैसा होगा, कितना हद तक हो सकता है, तो डिजास्टर की जब भी बात आए ना, तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो आप शायद उस चीज़ से बच पाओगे। सर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बताओ प्लीज़ जल्दी। हाँ बताता हूँ, जैसे वो क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ पे बात कर लेंगे। देखो, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, प्री डिजास्टर फेज, यानी डिजास्टर होने से पहले एक का फेज होता है, दूसरी चीज होती है वार्निंग फेज। जब हमको समझ में आ जाता है, जैसे अगर मान लो कि जो टीवी वाले हैं, न्यूज में हमको वार्निंग दी जाती है कि घर से बाहर मत निकलो और समुद्र के किनारे मत जाओ, आज हाई टाइड है, लो टाइड है, तो वो वार्निंग मिल जाता है। रिकवरी फेज, लोगों को रिकवर करो, और रिकंस्ट्रक्शन फेज। रिकंस्ट्रक्शन फेज मतलब अब सब कुछ हो चुका है, बस अब क्या करना है, अब चीजों को वापस से पहले के जैसा करना है। तो आ जाओ, एक एक करके जो है सारे टॉपिक्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर ओनली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन सिटीजन। सिर्फ और सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स है जो एज अ कॉमन सिटीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबके ऊपर बात हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एज अ कॉमन सिटीजन हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या, फेज ऑफ इमरजेंसी। देखो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फेज इज दैट मैक्सिमम लाइफ्स कैन बी सेव्ड बाय क्विक एक्शंस ड्यूरिंग दिस फेज ओनली। यानी मान लो डिजास्टर हो गया है, तो वेरियस एक्शन लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंट, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया आर एक्सपेक्टेड इन दिस फेज। ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज ओनली। ठीक है, मुझे ब्रीफ पे प्रॉब्लम होता है, एक बार चीजें देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन से समझ जाओ, फिर आप इसको लिख सकते हो। लर्न करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, लर्न का इधर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, लर्निंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि मैं बोल दूं कि हाँ समझ लो और अपने मन से लिखो। कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है ना जो सोच रहा है कि अभी साइंस टू हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मन से लिख के आएंगे आंसर, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं आपको मार्क्स बहुत कम मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मन से बना के लिखेंगे, तो मन से बना के लिखने को तो आपको वो लोग टॉपिक ही दे देते ना, आपको टेक्स्ट बुक देते ही नहीं, खाली वो लोग टॉपिक बता देते कि ये टॉपिक है, पढ़ के आ जाओ, हम लोग क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग मन से आंसर लिख देना। तो मन से कोई आंसर नहीं लिखेगा, सबको लर्न करके ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इमरजेंसी फेज में क्या बोला गया, बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इमरजेंसी फेज में अगर हम चाहें ना तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का जान बचा सकते हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का जान बचा सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा फेज है जिसमें हम सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी अर्थक्वेक हो गया है तो अर्थक्वेक हो चुका है, अब हमको लोगों को बचाना है, रेस्क्यू करना है, जल्द से जल्द वहां पे मेडिकल असिस्टेंट भेजना है, सब कुछ करना है। तो ये फेज में जो है क्या होता है, जल्द से जल्द अगर हम लोग करेंगे ये फेज को अच्छी तरह से, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये बात आती है इमरजेंसी फेज में। उसके बाद बात आती है सेकेंड फेज, ट्रांजिशन फेज। क्या बोला है, rehabilitation work is started in this phase after the subsidence of any type of disaster. It includes cleaning the debris. देखो, तो बेसिकली एक मिनट रुक जाओ, हाँ जरा किसका डाउट से मैं एक बार क्लियर कर दूं। 12th को भूगोल का प्रश्न पत्रिका बताओ। ओके ठीक है, देखते हैं। और XYZ सर वो साइंस करने हैं क्या, हाँ करने हैं, XYZ गेमिंग करने हैं। साइकोलॉजी तो नहीं है, साइकोलॉजी नहीं आता है हमको, मतलब आता है बट अभी 10th के ऊपर थोड़ा दिक्कत है। चलो आ जाओ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो रिहैबिलिटेशन वर्क। तो देखो, जैसे अभी अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक होने के बाद ना लोगों को तो आपने बचा लिया, इमरजेंसी फेज में लोगों को बचा लिया। ट्रांजिशनल फेज में क्या करोगे, ट्रांजिशनल फेज में आप उन चीजों को सही ढंग से करोगे। मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, तो उसको क्या करोगे, फटाफट वहां से हटाओगे, सारी चीजें माइंड अप कराओगे, सारी चीजें वहां पे हटा के पहले के जैसा वहां का माहौल करोगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिस्ट्रक्चर फेज। दिस इज द हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज। क्यों, क्योंकि इस फेज में क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे अब पहले के जैसा, जैसे पूरी जो जितनी नुकसान हुए ना, अब ये पूरे नुकसान को पहले के जैसा करने का कोशिश करते हो आप लोग। मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे लोग रहते, तो उनको अभी वापस से जगह देना और चीज़ें पहले के जैसा सॉर्ट आउट करना ताकि लोग रह सके, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती है। इवोल्यूशन का वेट एज कितना है, पता नहीं क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, तो ये रियलिटी में अगर बात करें ना, तो बहुत सारी जो है यहीं पे दिक्कतें होती है, क्योंकि रिस्ट्रक्चर फेज में आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रक्चर कर रहे हो चीज़ों को पहले के जैसा कर रहे हो। आपने पहले फेज में इमरजेंसी में क्या किया, आपने लोगों को बचा लिया। ट्रांजिशन में क्या किया, आपने चीज़ें वहाँ से साफ सफाई की और जल्द से जल्द सामान हटाया ताकि जगह क्लियर हो सके। अब रिस्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो, जगह को पहले के जैसा बना रहे हो। ठीक है, तो ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ फेजेस है इन कॉमन सिटीजन के हिसाब से जो होती है। ठीक है, चलो अब आता हूं मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर, जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर, सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, हम बात करते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। साइकोलॉजी का नहीं होगा, साइकोलॉजी का नहीं होगा। चलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर आ जाओ, देख लेते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका क्या काम है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब मकसद, ऑब्जेक्टिव्स मतलब मकसद। अरे वॉइस नॉट क्लियर, इतना खर्चा माइक के ऊपर इतना खर्चा करने के बाद भी अगर वॉइस नहीं क्लियर आता रहेगा तो कैसे बात कर रहे हो गेमर। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, मकसद। क्या मकसद है डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। साइकोलॉजी का पेपर डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे, साइकोलॉजी का नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला मकसद क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग द कैलेमिटी एंड रिलीज ऑफ पीपल, यानी लोगों की जान बचाना, लोगों की जान बचाना ताकि, और वहां से लोगों को जल्द से जल्द निकालना, जिस जगह पे वो लोग अफेक्टेड है ना, जो अफेक्टेड एरिया है, वो अफेक्टेड एरिया से वो लोगों को निकालना और लोगों की जान बचाना। दूसरी चीज, सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज टू ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। मान लो अभी सबसे, देखो किसी जगह पे डिजास्टर हुआ है तो एक, मान लो एक परिवार है, एक परिवार का पूरा सब कुछ मतलब जितनी चीजें थी उस डिजास्टर में वो परिवार की बर्बाद हो गई। अब उस परिवार का जो सबसे हेड इंसान है, हेड मान लो सबके फैमिली में ज्यादातर जो हमारे फैमिली के हेड होते हैं वो हमारे पापा होते हैं। सो पापा अगर हमारे हैं तो पापा के मन में सबसे पहला क्या ख्याल आएगा कि अरे यार मेरे बच्चों को, बीवियों को, अभी मेरी पूरी फैमिली को कैसे मैं खाना कैसे खिलाऊंगा, कैसे मैं इनको संभालूंगा। तो उनकी एक तो पहले ही पूरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब उनको पालना इन द सेंस कि कैसे रहेंगे, कैसे सारी चीजें करेंगे, वो चीज का और टेंशन होता है। तो ऐसे टाइम पे खास करके जो एसेंशियल कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज यानी जैसे हो गया खाना पीना हो गया, देन कपड़े हो गए, रहने के लिए जगह हो गई, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, हाँ तो मैं यही कह रहा था कि ये सारी चीजें पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जो है जरूरी होती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज को वो लोग सप्लाई करें ताकि जो डिजास्टर का जो इफेक्ट है ना, कि जितना ज्यादा लोग जो है मतलब इम्पैक्ट हुए हैं, उनका जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो थोड़ा उनके ऊपर कम हो। टू रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकंसलेशन इन डिजास्टर, ह्यूमन लाइफ को पहले के जैसा करना, जो लोग मतलब इतना ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, जिनको इतनी ज्यादा दिक्कतें हुई है, उनको पहले के जैसा उनको रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करने का मतलब होता है उनको पहले के जैसा माहौल देना, पहले के जैसे उनको उनका मेंटल जो स्टेबिलिटी है उनको पहले के जैसा लाना, क्योंकि दिक्कतें मतलब इतना सब कुछ बर्बाद होने के बाद इतना टेंशन होगा उनको। रिहैबिलिटेट डिजास्टर विक्टिम, जो भी डिजास्टर विक्टिम्स है, जो भी इस डिजास्टर में जिनको नुकसान हुआ है उनको रिहैबिलिटेट करना, यानी पहले के उनको उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनको खाना कपड़ा ये सारी चीजें देना। कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इन डिजास्टर, सच डिजास्टर विल नॉट रीच इन फ्यूचर एंड टेक केयर टू रिड्यूस द इंसेंटिव। और ये ध्यान देना कि जो डिजास्टर हुए हैं उस डिजास्टर को ऊपर हम लोग ये करें कि उनके ऊपर प्रिकॉशंस ले, ताकि ऐसी चीज़ें वापस जो है क्या ये ना कर पाए, मतलब वापस जो है वो डिजास्टर जो है, ठीक है, वापस से वो डिजास्टर फ्यूचर में अगर आए तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो YouTube के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलरली हमारे लेक्चर्स में आते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी YouTube पे एक नया हम लोग का फीचर आया है ज्वाइन का। वो ज्वाइन के ज़रिए आप चाहो तो विद इन ओनली फॉर 29 रुपीज़, 29 रुपीज़ में आप जो है पूरा हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ जैसे अभी होते हैं ना कि आप हमारे कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो, हमारे विज्ञान का एक मेंबर बन सकते हो, एक पार्ट बन सकते हो, और उसी से हमें भी थोड़ा हेल्प होगा। उसके साथ साथ आपको सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी जो भी हमारे इस मेंबर में रहेंगे। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपको समझ जाएगा, जैसे लॉयल्टी बैचेस होते हैं, फोटोज एंड स्टेटस अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आपको मिलेगा। जो भी वीडियोस आते हैं सबसे पहला एक्सेस आपको जाएगा, शाउट आउट्स मिल जाएंगे आपको, मेंबर्स ओनली लाइव चैट होंगे। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब लाइव करते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है, तो वो लाइव ओनली में जो हमारे मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स ओनली हम चलाएंगे। फिर प्रायोरिटी रहेगा आपकी चीज़ों को। अभी देखो जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपने को बात करना होता है, जैसे हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड के जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, अभी आज भी सुबह क्या हुआ, सुबह आपका 7 o'clock का लेक्चर थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, बट जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे हमारे, उनका एंड मोमेंट पे हम लोगों ने एक डिस्कशन ले लिया था। अब बोलोगे सर कैसे लिया, तो उन लोगों को हम लोगों ने कैसे बुलाया, उनको गूगल मीट का लिंक भेजा, फटाफट सब आ गए। तो वैसी चीज़ें हम अब कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। कैसे कर सकते हैं, अगर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के बाद आप एक हमारे चैनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाओगे। अब वहाँ से क्या होगा, हम कभी भी कोई भी स्ट्रीम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए।
ताकि इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इन द सेंस हमारे लिए सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बट जो मतलब ऐसा ना कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, टिप्स जो हम लोग ऐसे खुलेआम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते, तो वो चीज़ें हम ऐसा प्राइवेट में बोलना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा प्राइवेट में ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो यहाँ से ज्वाइन कर लो। ओके ठीक है, हाँ नाम के आगे साथ में आपका विज्ञानी जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रीफिक्स भी आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि एक आप विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाओगे। ओके चलो, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद आप बात आती है सर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए जो है आपका यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, एक्सप्लेन द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। आ जाओ देख लेते हैं, पहले प्री डिजास्टर पढ़ लेंगे फिर पोस्ट डिजास्टर के ऊपर चलते हैं। दिस इंक्लूड द कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर फॉर दैट पर्पस। देखो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम वो सारी चीजें करते हैं ताकि अगर कल को कोई डिजास्टर आए तो उन डिजास्टर को हम क्या कर सके, हम उन डिजास्टर को फेस कर सके। यानी हम अपने डिजास्टर को फेस करने के लिए पहले से ही हम क्या होते हैं, तैयार होते हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई द प्रो डिजास्टर एरिया, यानी ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां पे डिजास्टर होने की दिक्कतें सबसे ज्यादा है। मराठीमध्ये पण शिकू पॉसिबल नाही ते आता, कारण कसं आहे की इंग्लिश मिडियमचे पोरे खूपच जास्त आहे ना म्हणून, आणि मराठी मीडियमसाठी आमच्याकडे एवढे टीचर्स पण नाही ना, म्हणून मराठी मीडियमचे इथे लेक्चर नाही होत। ओके चालेल, बघा इथे सो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आप आइडेंटिफाई करोगे उन एरियाज को जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर है, देन आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि किस हद तक वहाँ पे डिजास्टर हो सकते हैं, उनकी मतलब मैप्स के थ्रू कि वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग आप दोगे डिजास्टर मैनेजमेंट को, जिससे कि अगर कल को कुछ होता है तो पहले से आप चीज़ों को सॉल्व आउट कर सको, और अवेयरनेस फैलाओगे उन जगहों के बारे में और इन एरियाज के बारे में, और साथ साथ में आप लोगों को भी अवेयर कराओगे कि अगर कल को ये डिजास्टर होता है तो आपको क्या करना है। मान लो अर्थक्वेक आ गया तो आपको पहले ये करना है फिर ये करना है, तो आप वहाँ पे जाके लोगों को समझा सकते हो। ये हो गया प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात करूं पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। जो भी ऐसे विक्टिम्स है जिनको भी दिक्कतें हुई है तो उनको जो भी नेसेसरी हेल्प है वो प्रोवाइड करेंगे हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रीफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प ऑफ विक्टिम। लोकल जो लोग हैं जिनको उसी डिजास्टर में से बचाया गया है उनकी हेल्प हम लेंगे, ताकि जो ऑलरेडी जो बोलते हैं ना कि अफेक्टेड विक्टिम्स है उनकी भी और ज़्यादा हेल्प कर सके, इसलिए लोकल पीपल का वहाँ पे हेल्प लेंगे हम लोग। क्विक इस्टेब्लिशमेंट करेंगे हेल्प सेंटर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर के लिए, और वहाँ पे कंट्रोल सेंटर्स सेटअप कर देंगे। कैटेगराइज हो जाएगी चीज़ें ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा जो है हेल्प मिल सके। बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेस्क्यू, और हमेशा से हम प्रिपेयर्ड रहेंगे ताकि किसी भी डिजास्टर का रेस्क्यू बहुत ईजिली किया जा सके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्ट्रक्चर एक बार आपको जरा रीड करके लेना है। मोस्टली तो मेरे नहीं लगता है कि ये स्ट्रक्चर आएगा, बट स्टिल एक बार जस्ट ऐसे रीड कर लेना। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब कुछ खत्म हो गई है। 1-2 पॉइंट बस बच गया है कि फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन। देखो यहाँ पे कुछ साइंस है, ये साइंस भी आपको करके लेना है। हाँ, ये साइंस आपको करके लेना है, सभी बताइए, बता रहा हूँ सारे टॉपिक्स पे ऊपर चल रहा हूँ। व्हाट इज फर्स्ट एड, हाउ कैन वी ऑफर फर्स्ट एड टू विक्टिम्स और टू एनी डिजास्टर। ये भी कैन यू टेल में आपको 1-1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको यहाँ भी देखो एंड में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ये चीज़ें हैं। ये जो है ना आपको ये एक भी इग्नोर नहीं करना है, सारी चीज़ें अच्छे करके लेनी है, बिकॉज यहाँ से भी चीज़ें आ सकती है। ओके, अब मैं बात करूँगा आपको किस चीज़ के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड यहाँ पे दिया हुआ है क्या? आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड के क्वेश्चन, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, यस, ये चार्ट आपको नोट्स में से देखना पड़ेगा। ये चार्ट जो है ना आपको नोट्स में से देखना पड़ेगा। मैंने ये पहले भी आपको बताया 2 मार्क के लिए ये चार्ट आ सकता है, और या फिर ये 3 मार्क के लिए डायरेक्ट आएगा। यानी फर्स्ट एड का मकसद क्या है, फर्स्ट एड हम क्यों रखते हैं, ताकि हम लोगों की जिंदगी बचा सके, सेविंग लाइफ, हम लोगों की लाइफ सेव कर सके। प्रिवेंटिंग डिटेरियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम टू ऑफ डिजास्टर, मतलब जो डिजास्टर में जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है उनकी कंडीशन को कम, उनके अफेक्शन को कम करना, यानी जितने ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं उस अफेक्टिवनेस को कम करना। ठीक है, अटेम्प्ट टू इंप्रूव द कंडीशन, हम अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करके ये कोशिश करते हैं कि उनकी कंडीशन को इंप्रूव कर सके। रिलीविंग द पेन्स, और हम उनके पेन को कम करें। ठीक है, हुआ है सर मुझे पेपर जैसा हार्ड, मेरा पेपर आज का हार्ड गया, कोई बात नहीं, आज का पेपर हार्ड गया ना, साइंस 2 में कवर कर लेना उस चीज़ को। देखो यहाँ पे एक आपका आंसर है,
प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, यानी जो भी लोग अनकॉन्शियस हुए, जिनकी तबीयत या हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड, हाँ प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ, फर्स्ट एड से तो हम लाइफ ही बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते, तो प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ, इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स, तो जितना एडिक्वेट चाहिए मेडिसिन उसका सप्लाई आप अच्छे से अच्छा कर सको। प्रमोट रिकवरी, हम रिकवरी को प्रमोट करें, इसलिए रिकवरी लोग जल्द से जल्द करें। सो इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पढ़ना है क्या, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ पढ़ना तो है ही, बिकॉज वो आपको पेपर में आ सकता है, वहाँ से अगर कोई चीज़ आएगा तो वो MCQ आ सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किधर है, नीचे आई थिंक, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, वहाँ से जो भी आएगा आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर ब्रीफ में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ डिटेल में नहीं दिया हुआ है ना वो चीज़, तो आपको ऐसा ब्रीफ आंसर नहीं आएगा। जस्ट आप उसको एक बार अगर आपके टेक्स्ट बुक में अगर है तो रीड कर लो, अदरवाइज उससे रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा डीप में नहीं आएगा। सर प्लीज़ साइंस 2 का टाइम मैनेजमेंट बताओ। हाँ अरे सार्थक, पहले सिलेबस तो पढ़ा लेने दो, तब तो टाइम मैनेजमेंट बात करेंगे। देखो ये मैंने आपको बताया, ये आपको करके लेना है। उसके बाद बात आती है कि ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये ABC यहाँ पे बोल देंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर। तो देखो ये अर्थक्वेक है, ये फॉरेस्ट फायर है, और ये जो है स्नेक बाइटिंग है। तो ये आपको टाइप ऑफ डिजास्टर बता दिया, अब उसमें प्रिकॉशंस बता सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको डीप में अगर चाहिए तो आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी, विज्ञान एडिशन में भी ये पढ़ा हुआ है, बाकी जो भी आप नोट्स को प्रीफर करते हो उसमें भी मिल जाएगी। अब बात आती है, देखो ये वेरियस एक्टिविटीज़ है, मतलब जब अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस होता है ना, तो आप उसको किस किस तरह से उठाते हो, ABCDEF, ये आपके एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड रुक जाओ, ये एक्सरसाइज में है आई थिंक, तो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है इसको दिया गया है, नहीं इसमें नहीं दिया है, आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक में तो है, बिकॉज मेरे को ये याद है, क्योंकि कैसा है मालूम है आपको, ये यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा दिया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, A में क्या हो रहा है, B में क्या हो रहा है, C में क्या हो रहा है, D में क्या हो रहा है, E में क्या हो रहा है, F में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जस्ट बतानी है, ठीक है। तो ये भी आपको देख के लेना है, बिकॉज अगर ये पॉसिबिलिटी है इसका 5 मार्क में आने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप बोलोगे सर 1 वर्ड लिखने के लिए 5 मार्क, तो अगर आपका आज का साइंस 1 का पेपर अगर आपको याद होगा तो खाली इथेन, ब्यूटेन, मिथेनॉल, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, 1 वर्ड लिख रहे हो 1 मार्क, 1 वर्ड लिखा 1 मार्क, तो वहाँ से अगर वो आ सकता है तो यहाँ से ये भी आ सकता है। वहाँ पे भी नॉलेज चाहिए, यहाँ पे भी नॉलेज चाहिए, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको जब तक ये चीज़ें पता नहीं होंगी आप क्या ही लिखोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देख के लेनी है। अब हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, हो गया फर्स्ट एड किट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर ये आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकता है या फिर ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। क्या बोल देंगे, एक्सप्लेन द नेसेसरी मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन द फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो बैंडेजेस, स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइज, वॉन्ड गॉव्स, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेजेस, मेडिकेटेड कॉटन, हैंड ग्लव्स, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस, सोप, एंटीसेप्टिक, सेफ्टी पिन्स, ब्लेड, स्मॉल पिन्स, नीडल, बैंडेड, टॉर्च, सीजर, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली। ये कुछ ऐसे चीजें हैं, मटेरियल से जो आपको कहाँ होने चाहिए, ये आपको जो है फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। तो ये 1 मार्क में भी आ सकता है आंसर इन 1 सेंटेंस में, या फिर ये 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें से एटलीस्ट 10 पॉइंट कर लेना, 17 मत करो, लेकिन एटलीस्ट 10 पॉइंट करना ताकि 10 पॉइंट लिख सको अच्छी तरह से। अब आ जाओ इस चैप्टर का लास्ट सेकंड टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल। देखो मॉक ड्रिल क्या है, तो मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, मॉक ड्रिल बेसिकली क्या है पहले वो देख लेते हैं कि इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। देखो मॉक ड्रिल क्या होता है, आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि ना, एक बार स्कूल में कि ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर मान लो ऐसा बेल बजा देते आग लगने का और सबको बोलते कि फटाफट सब लोग ग्राउंड पे उतरेंगे, तो इसी को कहा जाता है मॉक ड्रिल करना। मॉक ड्रिल यानी हम क्या करते हैं, अपने उस डिजास्टर के लिए ना प्रिपेयर होते हैं, पहले से एक प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लो अगर आग लग गई तो आग लगने के बाद कैसे कैसे फटाफट सब लोग निकल सकते हैं, रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं पूरा, तो
उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको स्कूल में कभी कभार ये करवाया होगा, ठीक है, तो उसी चीज को मॉक ड्रिल कहा जाता है। अब ये मॉक ड्रिल करने का कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मकसद क्या है, तो इवैल्यूएटिंग द रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर। मॉक ड्रिल इसलिए किया जाता है ना ताकि हमको ये पता चल सके कि अगर डिजास्टर अगर होता है तो रिस्पॉन्स हम कितना क्विकली कर सकते हैं, उस हम इवैल्यूएट करते हैं, उस चीज को समझते हैं कि कितना फास्ट हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर कंट्रोल, हम एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं। अगर मान लो स्कूल में ये चीज की जाती है तो स्कूल में वो कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि कितना जल्द से जल्द में और कितनी आसानी से सारे टीचर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सब लोग आसानी से बच्चे कोऑर्डिनेट करके उतर सकते हैं नीचे। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, यहाँ पे इसलिए भी होता है ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके कि उनकी एबिलिटीज क्या है, किस हद तक चीजें हो सकती है। इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, इवन जिनके पास एबिलिटी है उस डिजास्टर को अच्छी तरह से टैकल करने का, उनको इंप्रूवमेंट आ सके कि कैसे जो है जल्द से जल्द उन डिजास्टर को टैकल किया जाए। चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शन, हम ये चेक करते हैं कि जो हमने एक्शंस प्लान किए हैं, जो हमने चीजें प्लान की वो कितना ज्यादा कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब कितने अच्छी तरह से हुई है, क्या इसमें और किसी चीज की जरूरत है या नहीं है, तो ये चीजें। उसके बाद आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क, हम पहले से जान लेते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ये दिक्कत हो सकती है या ये रिस्क हो सकता है, ये एरर हो सकता है, तो वो सारी चीजें। तो ये होता है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल आपको समझ में आया होगा मॉक ड्रिल क्या है। ये एक प्रैक्टिस है, एक ऐसा प्रैक्टिस, अगर मान लो स्कूल में आग लग गई तो आग लगने का एक प्रैक्टिस हम लोग पहले ही कर लेते हैं, स्कूल्स में हमारे कराए जाते हैं कि अगर आग लग जाती है तो हमें कैसे कैसे फटाफट उतरना है, या अर्थक्वेक आता है तो हम कैसे बेंच के नीचे छुप जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है चीजें जो है हम करना चाहते हैं। ओके ठीक है, चलो सो यहां पे आपको चीजें समझ में आई, होप सो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल में आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, और यहाँ पे आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। तो आपको ये अगेन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, बिकॉज हमारे पास इसमें 6 पॉइंट है लिखने के लिए। 2 मार्क के लिए भी आ सकता है और 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आते हैं ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ से आपको ना ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको यहाँ से आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो है ये टॉपिक आ जाओ देख लेते हैं। डू नॉट मेक क्योस, देखो ऐसा आ सकता है व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तो व्हाट विल यू डू तो क्या करना है आपको, डू नॉट मेक क्योस, क्योस मतलब जल्दबाजी नहीं करो। एंड पुश ईच अदर वाइल यूजिंग स्टेयरकेस इन द स्कूल, जब आप स्कूल में स्टेयरकेस करते हो, मान लो कभी अगर ये लग गया, आग लग गया या उतरना है, तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करो और एक दूसरे को पुश मत करो स्टेयरकेस से उतरते हुए, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, सर आपका 10th में कितना परसेंटेज मिले थे, मेरे को 90 आया था। रिमाइंड इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स, आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि राइट 2 और 3 हेल्पलाइन नंबर्स, तो 2 मार्क के लिए आ सकता है राइट 2 और 3 हेल्पलाइन नंबर्स, या फिर एमसीक्यू में आ सकता है द हेल्पलाइन नंबर ऑफ पुलिस इज डैश, ए में रहेगा 100, बी में रहेगा 101, सी में रहेगा 108, डी में रहेगा 102। तो आपको वो पता होना चाहिए कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है 100, फायर फाइटिंग फोर्स का हेल्पलाइन नंबर क्या है 101, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का हेल्पलाइन नंबर क्या है 108, और एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर क्या है 102। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। ओके, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, लुक एट लेफ्ट एंड राइट साइड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड एंड इंश्योर दैट एनी व्हीकल इज नॉट पासिंग बाय, ठीक है। क्योस मीन्स जल्दबाजी करना, एक जगह पे बहुत ज्यादा ऐसा जल्दबाजी करना और भीड़ भाड़ करना, उसको क्योस कहते हैं। डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, ऑब्वियस सी बात है। डू नॉट मेक क्योस एट द क्राउडेड प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस पे किसी को दिक्कत मत दो, किसी को ये मत करो। 90% बच्चों को खेल बन गया है 10th में, अरे XYZ गेमिंग 90% हम लोग ने उस समय में दिया था जिस समय पे 100 मार्क का रिटर्न पेपर था। हमारी दुख हमसे पूछो, नया टेक्स्ट बुक, मतलब जून में नोट्स का आना मार्केट में, 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करना, उसके बाद कुछ नोट्स नहीं, मटेरियल नहीं, ऊपर से 100 मार्क का पेपर लिखना है, वो अलग टेंशन। खाली एक ही चीज़ था, टीचर्स से हम लोग डरते नहीं थे जरा भी, क्योंकि ओरल मार्क्स था नहीं, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, जम के रहो स्कूल में, तो ऐसा था, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है। देखो मैंने आपको बोला था कि 1 घंटे से कम टाइम में आपको करा देंगे, और 1 घंटे से कम टाइम के अंदर चैप्टर नंबर 10 पूरा डन हो गया है। 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो चैप्टर के बीच में थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियो के, अगर जिन्होंने लेट आए हैं वो स्टार्टिंग का वीडियो देखना कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई है। ऐसे ही मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मार्क कराऊंगा जो पेपर के बीच में से आ सकता है। बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक के बीच में से, सर बाहर से आया है, बाहर से नहीं आया है, टेक्स्ट बुक में से ही आया है, बस हमको
ध्यान में नहीं रहता है। जैसे आज स्वयं वाला क्वेश्चन डू यू नो में दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो इसीलिए बीच बीच में से पढ़ना इंपॉर्टेंट। तो क्या पढ़ना है बीच बीच में से, वो चीजें मैंने मार्क करा दी। अब एक्सप्लेनेशन हो गया सर, अब हम लोग को क्या करना है, ये जितना यहां पे दिया हुआ है ना एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, आपको सब कुछ लर्न करना है, सब लर्न करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी चीजें नहीं छोड़नी है, ठीक है, एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, ओके, ठीक है। चलो सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है XYZ, तो यहां पे जो है चैप्टर नंबर 10 हमारा डन होता है। अब हमको चैप्टर नंबर 9 करेंगे, तो एग्जैक्ट हम 5 o'clock को 4:50 हो रहा है, एग्जैक्ट 5 o'clock को हम चैप्टर नंबर 8 जो है स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट में डाल दो, आपको सारे डाउट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो सो आज के लिए इतना ही काफी था, आज के लिए मतलब इस एक चैप्टर के लिए इतना काफी था। 10 मिनट में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अब किसी को डाउट है तो 1-2 मिनट के लिए मैं रुका हूं, पूछ लो। Why is the pH of YouTube is very stable? कैसा क्वेश्चन है, पता नहीं मेरे को भी, इतना ज्यादा साइंस तो मेरे को नहीं आता। चलो।